अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम दस्तक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुआविया। नाज़रीन, सेहतमंद मुआशरा इखलाकी तौर पर एक बहुत बुलंद मुआशरा होता है, और जब मुआशरे के अंदर इखलाकी अक़दार ज़वाल पजीर होना शुरू हो जाएं तो उस मुआशरे के अंदर अदम बर्दाश्त पर मबनी ऐसे रवैये जन्म लेते हैं जहां इंसानों का रहना मुश्किल से मुश्किल तर होता जाता है। तो आज हम इसी मौजू पर डिस्कस करने जा रहे हैं, और हमारा मौजू है आज का कि पाकिस्तानी मुआशरा तेज़ी से इखलाकी तौर पर ज़वाल पजीर हो रहा है। हम उसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं और कैसे हम अपने मुआशरे को इखलाकी तौर पर एक बेहतर मुआशरा बना सकते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं दो मेहमान। मैं अपने मेहमानों का पहले तारुफ करवाता हूं। हमारी पहली मेहमान हैं मरियम मुसद्दिक साहबा। मरियम मुसद्दिक बाय प्रोफेशन जो हैं वो टीचर हैं और एक यूनिवर्सिटी में तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं। हमारी दूसरी मेहमान है मायदा जबीन। मायदा जबीन टीवी प्रेजेंटर हैं और ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हैं और एक प्रोग्राम प्रेजेंट कर रही हैं। तो मैं अपने दोनों मेहमानों को अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मरियम, ये बताइएगा कि एक जो सेहतमंद मुआशरा है जिसको हम मॉरली अपराइट मुआशरा कहते हैं, उस मुआशरे की क्या खसूसियात है? सर, मुआशरे की अगर हम बात करते हैं तो ये एक बड़ी कम्प्लेक्स और डायनामिक एंटिटी होती है। यानी जैसे हम इंसान हैं और सब जानते हैं कि इंसान को अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया गया है, तो इसकी खसूसियत यह है कि इसे साथ रहना है, कलेक्टिवली रहना है। मुझे इनके साथ रहना है, हमें आपस में साथ रहना है। हम इंसान इंडिपेंडेंट होते हुए भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। तो साथ रहने के लिए हमारा जो एक चार्टर है, जो जैसे हमारी किताब अल्लाह ने दी है, उसका एक बड़ा मेजर पोर्शन जो है निसाब का, वो बेस करता है इस चीज के ऊपर कि मैंने आपके साथ मामलात कैसे करने हैं, मैंने अपने आप को कैसे कैरी करना है सोसाइटी में, मैंने इनके साथ कैसे बिहेव करना है, मैंने आपके साथ रोजमर्रा के मामलात में, लेन देन में, गुफ्तगू में, नशिस्तो बर्खास्त में, ये चीजें कैसी होनी चाहिए। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जो आपका सवाल था कि हमारा जो मुआशरा है उसकी क्या खसूसियात होनी चाहिए, तो उसकी सबसे बड़ी खसूसियत ये है जो फैसिलिटेट करता हो इंडिविजुअल को, आपको भी मुझे भी, एक ऐसा मुआशरा जिसके अंदर आपका रहना भी आसान हो, मेरा भी आसान हो, जहां पे मुझे सहूलियात मिलें, जहां पे मुझे इस चीज का एहसास हो कि मेरी कनेक्टिविटी दूसरे इंसान के साथ है। सो उसकी सबसे बड़ी खसूसियत ये होती है कि वो आपको फीलिंग ऑफ एफिलिएशन देता है। यानी मुझे इस चीज का मेंटल थ्रेट नहीं होता, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को पामाल किया जाएगा, मुझे कोई धोखा दे देगा, मेरे से कोई झूठ बोला जाएगा, और मुआशरा रिवर्स में मेरे से तवक्का भी यही करता है कि मैं इखलाक के उन तमाम मेआरात पे पूरी उतरूं जो मेरा मजहब बताता है। इसी से एक बेहतरीन मुआशरा आपका दिल की, यानी एज इंडिविजुअल अगर एक सोसाइटी जो है उसमें यू फील योरसेल्फ कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल, और आपको ये एहसास होता है कि आप एक महफूज मुआशरे में जिंदगी गुजार रही हैं, तो उस मुआशरे को हम सेहतमंद मुआशरा कहें। अच्छा, जैसे मरियम एजुकेशन के सेक्टर से वाबस्ता, मैंने वैसे ही जिस तरह आप ऑब्वियसली हर किसी का अपना प्रोफेशन होता है, प्रोफेशन से जो आपकी लर्निंग होती है, उन्होंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है। मेरा जो प्रोफेशन है इट इज लाइक जर्नलिस्ट, और आई एम जर्नलिस्ट, तो उसमें मैं उसके नजरिए से अगर बात करूँ ना, अगर हम बात करें कि मॉरल वैल्यूज जो हैं ये क्यों गिरती जा रही हैं। अच्छा, एक पहले तो अगर हम बात करते हैं हकूकुल इबाद, इनकी बहुत ज्यादा अहमियत है। छोटी छोटी बात है ना, मैंने आपको कोई चीज दी, आपने मुझे दी, थैंक यू, वेलकम, ये किसी का शुक्रिया अदा करना, सलाम किया, बेसिक मैनर्स होते हैं। एक आप कह रहे इनिशियल जो होता है ना, आप कहते हैं आप मॉरल, आप किसी भी शख्स का कहाँ से अंदाजा लगाते हैं, उसके बाद आप उसके मॉरल वैल्यूज का अंदाजा जब आपकी या मेरी आपकी कोई मीटिंग हुई है या पहली मुलाकात हुई है, आप किस तरह लगाएंगे, किस तरीके से, किस अंदाज से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, आप किस अंदाज से किसी दूसरे को मुखातिब कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, एक तो जो हमारे सोसाइटी का, वही बात की ना कि मतलब मेरे दिमाग में या मेरा जो एक आप कह लीजिए सराउंडिंग है या मेरा जो माइंड सेट है, वो थोड़ा अपने फील्ड से रिलेटेड मैं उसको लिंक कर रही हूँ, उन्होंने अपनी उसके साथ लिंक किया। कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, आप अपने मुआशरे को किस तरीके से, एक हेल्दी मुआशरे ने बात की ना, तो वो कैसे होगा जब आपकी
जेब में पैसे होंगे, आप इकोनॉमिकली खुश होंगे, फाइनेंशियली अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे होंगे, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होंगे, अच्छी तालीम हासिल कर रहे होंगे, उनका फ्यूचर ब्राइट होगा। पास्ट में आपने मेहनत की उनके फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट में आप उनको प्रिपेयर कर रहे हैं उनके फ्यूचर के लिए। तो इन चीजों में जो आपकी मुल्क की हालात होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। साइकोलॉजिकली अगर वो हालात बेहतर नहीं ना होंगे, आपके अंदर चिड़चिड़ापन होगा और आपके एक दूसरे के आपस में ताल्लुकात भी जो है ना वो इफेक्ट होंगे, क्योंकि आप जब चिड़चिड़े होंगे, मैं आपसे बात करूंगी, आप मेरी बात को उल्टा जवाब देंगे, आपने भी मुझे उस तरह उल्टा जवाब देना है कि भाई मैंने तो सीधे तरीके से बात की है। तो वो चीजें, और दूसरा ये कि हम हकूकुल बात में हमारा फोकस हट गया है। अब हम सिर्फ, हमारे अंदर मैं आ गई है, नहीं हम सेल्फिश हो गए हैं। अब हमें नहीं फर्क पड़ता कि दूसरा खा के सोता है या नहीं सोता, अब हमें ये होता है कि हमने खाया, हम सोचे दैट इज इनफ फॉर अस। सो वो यहाँ पे आ जाती है बात। अच्छा, मायदा ने जो बात की, ऐड करना चाहूंगी इसके अंदर सर। अभी जैसे मिस मायदा ने बात की है कि ये मैंने अपने प्रोफेशन के लिहाज से बात की इन्होंने, सर ये प्रोफेशन का इशू नहीं है, ये इशू है शख्सियत का, कि मेरे शख्सियत के अंदर एक पूरा इखलाकी वजूद मौजूद है, मैं उसको जितना निखार लूंगी माशरा उतना बेहतर होगा। अच्छा, एज इंडिविजुअल मैं जैसे बिहेव करता हूँ, मेरा वो बिहेवियर जब बहुत सारे लोगों के बिहेवियर से मिलेगा, जी जी, तो वो मुआशरे का एक अमूमी रुझान तस्वुर हाँ जी, वो एक फोर्स क्रिएट करता है। ये फोर्स बाज़ाहिर नजर नहीं आती, लेकिन ये वही ड्राइविंग फोर्स है जो आगे चल के आपके मुआशरे का कल्चर तश्कील देती है। वही ना, प्रोफेशनली आपने बात की, लेकिन मेरे प्रोफेशन का ये कि मैंने उससे कुछ सीखा, आपने अपने प्रोफेशन से कुछ सीखा, आपने अपनी पर्सनालिटी को उस तरीके से डेवलप किया, यू ग्रो एवरी डे, आप रोज कुछ ना कुछ नया सीखिए। मैं अपने प्रोफेशन में अपने प्रोफेशन में मुआविया साहब जो है वो सीखते हैं, तो वो दिन ब दिन, अब आप एजुकेशन के सेक्टर से वाबस्ता है, हम रोज मेरी जो है ना ज्यादा कम्युनिटी में मेरे से ज्यादा जो बड़े ओल्ड सिटीजन हैं उनके साथ काफी ज्यादा जो है गुफ्तगू रहती है। अब आप अंदाजा लगा लें, मेरे दादा के साथ उनके कोलीग थे, कुछ अर्सा पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई, मेरे दादा एयरफोर्स में थे, वो भी एयरफोर्स में थे, हम गुफ्तगू कर रहे हैं पॉलिटिकल सिचुएशन और व्हाट नॉट, तो वही यही बात हो रही, जो बिगाड़ की बात हो रही ना, तो वो बड़ा परेशान थे कि ये जो हमारे मुआशरे में बिगाड़ आ गया है ये किस तरीके से ठीक होगा। फिर उसके बाद हम कुछ पॉलिटिकल वो पॉइंट ऑफ व्यू पर बात होना शुरू हो गई, लेकिन बात ये थी एंड पे हमने जो उसका एक कंक्लूजन निकाला वो ये था, और मैं इसके ऊपर बिलीव करती हूँ कि जो आप बुक्स में सीख रहे हैं या रोज याद कर रहे हैं ना, वो तो ठीक है, वो एक आपकी एजुकेशनल आपका वो टाइम था या आपने उसको कंटिन्यू था, उसको करना ही करना है, वो लाजिम आपके लिए आपकी फील्ड में एक्सेल होने के लिए। कुछ चीजें होती हैं जो मैं आपके साथ बैठी, मैंने कुछ सीखा, ये मेरी लर्निंग है, मैं अभी याद कर रही हूँ, मरियम ने भी बात की है, मैंने इनसे कुछ सीखा है, ये मेरे लिए लर्निंग है, मैं कल मुझे इस बारे में नहीं पता होगा, लेकिन अभी इस वक्त आपके साथ बैठ के वो मेरी नॉलेज में इजाफा हो गया कि हम रोज किसी ना किसी से मिलते हैं, तो वो एक एजुकेशन ही के आप उससे नए एक्सपीरियंस, कोई ना कोई चीज नई एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, आप कोई ना कोई चीज नई सीख रहे होते हैं। जैसे आपने पहले बात की कि मेरा रवैया, आपका रवैया, इनका रवैया, वो मिलके सोसाइटी का जो एक कलेक्टिव ड्राइवन फोर्स बनती है जी, वो मिलके सोसाइटी में एक जो रवैये हैं उनका रिफ्लेक्शन आता है। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस वक्त हम जिन रवैयों से दो चार हैं, क्या सोसाइटी एज ए होल वो मॉरली इस कदर इंटॉलरेंस का शिकार है, इस कदर डिक्लाइन का शिकार है कि जो ड्राइवन फोर्स है एटीट्यूड की, बिहेवियर की, रवैयों की, वो पूरी सोसाइटी को अब एक इंतशार से दो चार कर रही है? क्या ऐसा ही है? जी सर, ऐसे ही है। जैसे अभी आपने प्रोग्राम के आगाज में बात की थी, बहुत सी चीजें मुस्बित हैं, बहुत सी चीजें मुस्बित होने के बावजूद ये एक ऐसा पिंचिंग पॉइंट है, अगर आपकी सोसाइटी का इखलाकी मेयार ठीक नहीं है तो आप तरक्की नहीं कर सकते, आप वो मुस्बित चीजों को यूटिलाइज भी नहीं कर पाते। देखिए, मेरा आप पे किसी पे कंट्रोल नहीं, मेरा कंट्रोल अपने इस वजूद के ऊपर है। तो मैं दोबारा इसकी डेफिनेशन रिपीट कर देती हूँ सादा आसान फहम अल्फाज में, मैं अपने मामलात में कितनी फेयर हूँ, मेरे पास अगर क्लास मुझे मिल रही है तो मैं उसको कितने अच्छे से अपना नॉलेज डिलीवर कर रही हूँ, मैं अच्छी बेटी घर में परफॉर्म कर रही हूँ कि नहीं, कि क्या अच्छी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। मैं जब किसी के साथ लेन देन करती हूँ तो वो लेन देन कैसा होता है, क्या मैं झूठ तो नहीं बोलती, मेरे पास अगर किसी ने अमानत रखवाई है तो क्या मैं खयानत तो नहीं करती, मेरा किसी से इख्तलाफ होता है तो मैं अपनी जुबान को लगाम डालती हूँ कि नहीं, कि मैं लैश आउट कर जाती हूँ। सर ये वो इश्यूज हैं जो डायरेक्टली आपके अखलाक के साथ जाके कनेक्ट होते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि माजी में जब सोसाइटी इतनी एजुकेटेड नहीं थी तो मुआशरे में तहम्मुल था, बर्दाश्त था,
रवैयों में, एक दूसरे की इज्जत एहतराम बहुत ज्यादा था। लेकिन ज्यों-ज्यों हम पढ़ते गए और मुआशरा अब एजुकेटेड है, तो हम देख रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर जो सोशल वैल्यूज और नॉर्म्स हैं जी उनका शदीद फुकदान हुआ। तो मुझे जी, ये बिल्कुल। बताइए कि तालीम ने तो फिर हमारा बिगाड़ दिया, हमारा सर, मैं बनाया तो इसी कुछ तरफ नहीं। ही आ रही थी, मैं इसी तरफ ही आ रही थी। आज से 15-20 साल पहले जब हमारा बचपन था, हम वो सोशल निजाम देखते थे, बिल्कुल मुख्तलिफ था। सुकून था, अदब था, लिहाज था, बर्दाश्त थी। और बड़ा भी अगर किसी के बच्चे को डांट देता था तो वो चीज दूसरा एब्जॉर्ब कर जाता था कि अच्छे के लिए कहा होगा। ये चीजें तेजी से नीचे गिर रही हैं। तो फिर क्या इसका कनेक्शन एजुकेशन से निकलता है या नहीं निकलता? सर, बहुत सी चीजें हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं। मैं चंद एक काउंटर करना चाहूंगी। मुआशी फिक्र इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो आपको पैनिक कर जाए। ठीक है, मतलब मुझे इस चीज की गारंटी थी कि अगर मैंने सुबह रोटी खाई है रात को भी मिल जाएगी। सुबह मैं उठूंगी तो कीमतें ऊपर नीचे नहीं होंगी। शायद आम आदमी इस बात को ना रिलेट कर पा रहा हो, लेकिन आपके जो मिजाज का चिड़चिड़ापन, वो उसका मुआशरे की बेयकीनी से बहुत ताल्लुक है। ठीक है, गमे रोजगार की टेंशन इतनी नहीं थी और इंसान दूसरे इंसान को वैल्यू देता था। अच्छा, उसके पैसे की बुनियाद पे गमे नहीं। रोजगार की जो टेंशन है वो तो वो उन बढ़ गई। सिविलाइज्ड सोसाइटीज में भी है जिन्हें हम यूरोप या अमेरिका या इन नामों से हम जानते हैं। तो जिंदगी की भागदौड़, वो तो ज़ाहिर है कैपिटलिज्म की सोसाइटीज हैं, जिंदगी की भागदौड़ तो वहां हमसे भी ज्यादा है। वहां मैकेनिकल वे में लाइफ लोग गुजारते हैं, लेकिन रवैये जो हैं वो हमारे ही को शिद्दत पे मबनी है। माइदा, आप इस पे कुछ रोशनी डालें। पाकिस्तानी अवाम का खून बहुत ज्यादा जोश मारता है, इसके लिए ये कहना बहुत जरूरी होगा। हमें आदत है किसी भी छोटी चीज को एग्जैजरेट कर देना और इससे हमें निकलने में बहुत वक्त लगेगा। पहले हम इसके अंदर नहीं थे, लेकिन अब जो हमारी मेजर चंक हमारी आबादी का है वो यूथ है। और जो यूथ होती है वो उसका एक नेचुरल बिहेवियर होता है। ऑब्वियसली हर किसी एज ग्रुप का एक नेचुरल बिहेवियर होता है, वो किस तरीके से उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं कोई भी सिचुएशन होती है। तो उसके ऊपर जो यूथ है वो उसको रिएक्ट बहुत इस तरीके स्पॉन्टेनियसली करती है कि वो बैक एंड पे नहीं सोचते कि जो हमने ये काम किया है इसका हमें क्या आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे इसके बाद में। अब मैं यही एक यहाँ ये बताइए कि फॉर व्हाट वी आर गेटिंग द एजुकेशन, हम तालीम क्यों हासिल कर रहे हैं? अगर हमारी यूथ जो है वो एब्रप्टली रिएक्ट करती है और उसमें टॉलरेंस नहीं है, उसमें पेशेंस नहीं है, तो आप बताएं कि ये जो हमारा तालीमी निज़ाम है, क्या खराबी वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में? बिल्कुल, हमारे वहाँ पे तालीमी निज़ाम की जो हमारे सिलेबस बनाए जाते हैं, जो हमारा करिकुलम बनाया जाता है, वो सिर्फ ये होता है कि जो ये बुक्स है ना, ये इस बच्चे को पूरे चैप्टर आने चाहिए और जिसमें से क्वेश्चन आ रहा है ना वो आने चाहिए। लेकिन वहाँ पे मॉरल वैल्यूज, दूसरी स्किल्स, एक माशरे में मतलब पढ़ाई के अलावा अगर हमें आदत है ना वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, तो हम कपड़े, ड्रेसिंग, खाना पीना, हमने अगर आप देखें पाकिस्तान ने इस चीजों में अपने आप को बहुत ज्यादा जो डेवलप किया है। लेकिन कहाँ पे डेवलप नहीं किया? जहाँ पे जरूरत थी हमारे एजुकेशन सेक्टर, जहाँ पे बच्चों को ये उनकी मेंटल ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो वो चीजें ना उनके नर्व्स पे आपने कैसे कंट्रोल रखना है, कि हाउ कैन यू कंट्रोल योर नर्व्स, कि कोई सिचुएशन आती है आपने पैनिक नहीं करना है, किस सिचुएशन को आपने किस तरीके से कामली हैंडल करना है, ये चीजें अगर सिखा दी जाए ना तो इसकी वर्कशॉप्स अब अच्छा कुछ इसके ऊपर स्टेप्स भी हो रहे हैं, इसकी कुछ वर्कशॉप्स भी हो रही हैं और मैंने देखी हुई है। सो ये एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट है, लेकिन किस हद तक हम इसको कवर कर सकते हैं? ये तो नहीं ना कि अगर आपने एक स्कूल में करा दी या दूसरी वर्कशॉप्स करा दी, आप खुद भी उन वर्कशॉप्स को जाकर अटेंड करने की अगर आपके अंदर वो नहीं होगी ना तो उसका फायदा ही नहीं है। अच्छा मरियम, ये बताइए, अभी जैसे कि मायदा ने बात की कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है जी, वो स्टडीज तो करवा रहा है, नॉलेज तो हम गेन कर रहे हैं, लेकिन जो एजुकेशन का एक बेसिक पर्पस है ट्रेनिंग ऑफ माइंड्स, एजुकेशन की डेफिनेशन में ये भी है ना, एजुकेशन इज द ट्रेनिंग ऑफ माइंड्स। तो क्या हम ट्रेनिंग ऑफ माइंड्स कर पाए? सर, मैं एहतमाम वहां से करूंगी जहां आपने इनके साथ कनेक्ट किया था, यूरोप। सर, यूरोप सिस्टम बना चुके, हदें डिफाइन कर चुके, ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम सेट कर चुके, पॉलिटिकल सिस्टम सेट कर चुके, वो अरसे से उसी के ऊपर कार फरमाए। तो वहां गमे रोजगार जरूर है, वहां आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है मेरी टेंशन नहीं, आप नमाज पढ़ रहे हैं कि नहीं मेरी टेंशन नहीं, मैंने अपना काम करना है, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करनी है। हम अभी उस मरहले में हैं, हमें वहां तक उस सिस्टम को टच करते वक्त लगेगा। एक तो ये वजह है कि हम वहां कंपैरिजन अपना उनके साथ कर ही नहीं सकते,
दे आर हाईली प्रोडक्टिव नेशन एंड वी आर हाईली पॉलिटिकल नेशन. दिस इज द डिफरेंस. अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ जो आपने क्वेश्चन किया है, तालीम अपना मकसद पूरा नहीं कर पाई. सर, इस जुमले के ऊपर जितना भी हम आजकल बोलें या मातम करें वो कम है, क्योंकि एजुकेशन का जो एक मेन मकसद है वो है इंसान साजी. कि आप एक ऐसा इंसान तख्लीक करके इंडस्ट्री के अंदर एंटर करते हैं, सोसाइटी के अंदर एंटर करते हैं, जिसकी दो चीजें बेहतरीन होती हैं, अखलाकियात और प्रोडक्टिविटी. यानी आप ह्यूमन रिसोर्स यूनिवर्सिटी नर्सरी है जो ह्यूमन रिसोर्स बना के आगे प्रोवाइड करती है. सर, आप यूनिवर्सिटी के किसी तालिब इल्म को खड़ा करें, उससे कानून, करंट अफेयर, सीवी मेकिंग का कहीं किसी मौजू पे बात करें, आपको वो शख्स कंफ्यूज्ड मिलेगा. कोई भी मामला ले लें, खत्म नबूवत का सोशल इश्यूज के ऊपर है. वजह क्या है? वजह यह है कि हमने तालीम का जो सर्किल वो हमें कहीं भी लेके नहीं जाता, वो डायरेक्शन लेस है. उसका ये पर्पस ही नहीं तख्लीक कर दो जो आगे चल के एक बेहतरीन सोसाइटी बनाए, सोसाइटी के लिए कार मुआशरे की नेशनल इनकम में कुछ ऐड करे, अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे. अच्छा मरियम, बात को हम आगे चलाएंगे, लेकिन यहाँ हम एक ब्रेक ले लें. अपने मेहमानों से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, आप हमारे साथ रहिए. मिलते हैं एक ब्रेक के बाद. व्हाइट बोर्ड से आगे सोचो और सोचो को पंख लगा दो. खला की खिड़की खोल के झांको, कायनात के राज चुरा लो. ये जहां तो तुम्हारा जहां है, तुम सा दूजा कोई भी कहाँ है. ये जहां तो तुम्हारा जहां है, तुम सा दूजा कोई भी कहाँ है. दार इरकम अपनी 700 से ज्यादा ब्रांचेस में 3 लाख से ज्यादा तुलबा को बेहतरीन अखलाकी अकदार के साथ तालीम और तहजीब दोनों दे रहा है. दार इरकम, तालीम तहजीब साथ साथ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हकीकत यह है कि यहाँ स्पेशल टीवी के स्टूडियो में आकर हद दर्जा दिली मुसर्रत हुई है. अमेरिका में रहते हुए हमें कई दफ़ा ये एहसास हुआ कि पाकिस्तान का इमेज एक बहुत ही गलत तौर पे वहाँ पेश किया जाता है, और हकीकतन बाज़ औक़ात लगता है कि पाकिस्तान एक मज़लूम मुल्क है. पाकिस्तान का जो पोटेंशल है, पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें दी हुई हैं, जो यहाँ पे हर लिहाज से कुदरती और अफराद के लिहाज से जो कुछ दिया हुआ है उसका इजहार नहीं होता. पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, और इस तमाम तर मज़लूमियत के बावजूद तकरीबन 15-20 वेरिएबल्स में दुनिया के 10 बड़े मुल्कों में आता है. तो मुझे खुशी इस लिहाज से हुई कि जो हम वहाँ पे ख्वाब देखा करते हैं अमेरिका में रहते हुए कि पाकिस्तान के इमेज को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे उतने ही मजबूत तरीके से, एतमाद के साथ, पॉजिटिव तौर पे पेश किया जाए, स्पेशल टीवी ने यही विजन इख्तियार किया है, यही मिशन इख्तियार किया है. और वो इस विजन और मिशन के लिए ये अपना पूरा टीवी का जो चैनल है उन्होंने आगाज़ किया है. मेरी बड़ी दिली दुआ है, और जो कुछ हमसे हो सका इसके कामयाबी के लिए वो भी इंशाल्लाह करने का अज़्म रखते हैं कि स्पेशल टीवी सही मानों में पाकिस्तान के कल्चर को, पाकिस्तान की सकाफ़त को, पाकिस्तान के पोटेंशल को, पाकिस्तान की सलाहियतों को, इसके पाकिस्तान के इमेज को दुनिया में हर दर्जा बेहतरीन तरीके से पेश करे. और उसमें जितना भी वो काविशें कर रहे हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उसे कामयाब करे. अच्छा माइदा, अभी बात हुई मरियम से, तो एजुकेशन सिस्टम जो है बेसिकली, अच्छा एजुकेशन सिस्टम से भी पहले हमारा जो फैमिली सिस्टम है, तरबियत का सिलसिला तो वहां से शुरू होना चाहिए. और माजी में हम देखते हैं
कि हमारे जो घराने थे वो तरबियत पे बहुत फोकस थे। बच्चा जब तक स्कूल नहीं था पहुंच जाता तो उसको बहुत ज्यादा एटिकेट्स, मैनर्स, बिहेवियर्स, छोटे बड़े की तमीज, रिश्तों की पहचान, ये बहुत ज्यादा थी। लेकिन अभी शायद इशू ये आ रहा है कि हम 2.5 years का बच्चा स्कूल छोड़ आते और फिर हमें यूनिवर्सिटी से एमफिल करके वापस मिलता है। तो इस पूरे प्रोसेस में जो पेरेंट्स की कंट्रीब्यूशन है, एजुकेशन सिस्टम का तो अपना कसूर मौजूद है, तो क्या पेरेंट्स फोकस्ड है इस वक्त बच्चों की तरबियत पे? अच्छा, पहले वाली जब आप बात करें ना, पहले ये होता था कि सिर्फ जो इकोनॉमिक कंडीशन होती थी हमारे मुल्क की, तो अगर घर का एक फर्द भी कमाने के लिए जाता था तो इट इज वेल गुड, आप अच्छे तरीके से अपना सर्कल रन कर लेते थे। अब ये है कि मोस्टली दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, मदर भी वर्किंग मतलब वुमेन होती हैं, फादर ऑब्वियसली वो तो अपनी यूज पे होते हैं। पीछे जो आगे उनके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनके लिए या तो एक प्लस पॉइंट हो जाता है उस घर की तरबियत में कि उनके पास ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। अगर ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होते तो फिर उनके पास मेड्स होती हैं। अगर मेड्स नहीं होती तो वो डे केयर और व्हाट नॉट, उसमें बच्चों को वहां पे वो छोड़ देते हैं। पेरेंट्स के साथ तो मेरे ख्याल हम रहना पसंद भी नहीं करते। नहीं, मेरा ख्याल है कि अभी बहुत बड़ा जो चंक है ना, अब जो वर्किंग दोनों अगर पेरेंट्स जो है वर्किंग है, तो मेरा ख्याल है वो शायद उस चीज का एज लेते हुए ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहना जो है उसको फोकस दें। लेकिन आई वुड से कि जो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ एक बच्चे की परवान चढ़ती है ना, जो उसका इनिशियल स्टेजेस ऑफ लाइफ होते हैं वो बहुत मुख्तलिफ होते हैं, या सिर्फ अगर आप पेरेंट्स के साथ रह रहे हो। खैर हम बात यहाँ पे वो कर रहे हैं बच्चे काम वालियों के सुपुर्द करते हैं, वो फिर उनकी ऑब्वियसली वो खुद अवेयर नहीं होती हैं, वो अपने घर का जो सब कुछ होता है वो बच्चों पे इम्पोज कर रही होती हैं। आप बच्चे को अच्छे तरीके से मॉनिटर नहीं कर रहे होते हैं, आप अपने वर्क जो आपका सारा स्ट्रेस होता है आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं। आपको बस होता है कि हाँ ठीक है आज खाना मिल गया, खाना खा लिया, पी लिया, सो गया, टाइम पे उठ गया, दैट्स इट। उसके अलावा आपके पास उसके बात करने के लिए आपके पास टाइम नहीं होता है। दैट्स हाउ द रूटीन इज नाउअडेज। और इसी वजह से फिर आपको होता है कि बच्चा बस 3 साल की उसकी उम्र हो जाए और अच्छा स्कूल देखे, उसको अंग्रेजी आनी चाहिए। अगर वो अंग्रेजी आती होगी हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, मॉरल वैल्यूज, रिस्पेक्ट एंड वो चीजें वो तो आप छोड़ देना, आप उसकी बात ही ना करें। अभी जो बच्चा आउटस्पोकन है तो उसके बारे में कहा जाता है कि इसमें बड़ा कॉन्फिडेंस। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। और पहले के जो वक्त है ना, पहले जो माएँ होती थी उनको वो एक होता था ना कि अगर कुछ हो गया तो माँ को ब्लेम किया जाएगा कि इसकी वजह से बच्चे की तबीयत पे वो खराबी आई है, तो वो बहुत ज्यादा उसके ऊपर जो था वो उनका फोकस होता था। और जो चीजें होती थी, और पहले एक दौर होता था जब हमारा जो बचपन होता था, मरियम इस बात से मुत्तफिक होंगी कि रिसाले आया करते थे, हम कलर्स किया करते थे, हमारे पास तब स्मार्टफोन्स का इतना दौर नहीं था। हमें शौक होता था बुक सेंटर्स में जाना कि हम ये कलरिंग बुक लेकर आएंगे, हम ये स्टोरी बुक लेकर आएंगे, हम इसको पढ़ेंगे, हमें किसी ने पढ़ के सुनानी है, कोई अखबार आ रहा है या कुछ इस तरह की चीजें होती थी। अब वो नहीं है। अब ये है कि फोन दे दिया जाता है बच्चे को और ये कहा जाता है कि हाँ ठीक है अगर वो तंग कर रहा है आप ये पढ़ लो या सुन लो, या वहां से लर्निंग हो गई, या फिर वो उस तरीके से वो उस बिहेवियर को अडॉप्ट करते हैं। क्योंकि जो इनिशियल स्टडीज होते हैं जब बच्चा आप कह लें कि 1-2 साल का है या 3 साल का है, जब उसके स्कूल गोइंग से पहले, तो उन चीजों को बहुत ज्यादा अडॉप्ट करता है और फिर वही चीजें वो आगे जाके उनको करता है। और ऑब्वियसली फिर उसके अंदर उसका कैरेक्टर और पर्सनालिटी वो कार्टून्स और वो जो एक स्टोरीज होती हैं उसी तरीके से वो उसको करने की जो है ना वो कोशिश करता है। अच्छा, मायदा ने जैसे कहा कि अभी जब से ये हमारे पास आईफोन्स आए और मीडिया तक हमारी रसाई बहुत आसान होगी हमारे बच्चों की, तो तब से वो जो बच्चों में एक पढ़ने लिखने का रुझान था, वालिदैन की तरबियत थी, उनके साथ बैठने उठने का, स्टोरी सुनने का वो जो एक रुझान था वो तो अब खत्म हो गया। तो क्या बहुत अर्ली एज में बच्चों को मोबाइल फोन थमा देना और इस बात का रिस्क ले लेना कि बस ठीक है वो अपनी एक्टिविटीज में बिजी हैं, कम से कम हमें तो नहीं तंग कर रहे ना, तो क्या ये रवैया ठीक है? सर मैं इसको जरा गुज़श्ता डिस्कशन से व्यवस्था करना चाहूंगी। जैसे मिस मायदा ने कहा कि रिसाले आते थे, सर मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करता था कि हमें देखा जा रहा है तो हमारा काम है क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड करें, जो जहन साजी करे, किरदार साजी करे। अगर आप जरा हिस्ट्री में देखें तो ये जो तरबियत वाला खाना है कि इंसान का बच्चा है, वो पैदा हुआ है, वो बड़ा होगा, उसकी शख्सियत की कैसी परवान चढ़ानी, ये हमेशा से लैग करता है सर। पहले ये चीज विजिबल नहीं थी, बॉन्डिंग जरा अच्छी थी बड़ों की और बच्चों की। वक्त के साथ साथ चीजें बदल गई, तकाजे बदल गए, लोग दूर हो गए, रिश्तों की डायमेंशंस और मीनिंग्स बदल गए और सेलफोन आ गए। तो अब कोई इखलाकी तरबियत की जिम्मेदारी कबूल नहीं करता। सोसाइटी में जो ओवरऑल चेंज आई
बिहेवियर्स के हवाले से, कल्चर के हवाले से, जी जी तरबियत के हवाले से मीडिया ने बेसिकली उसको एक्सपोज कर दिया है। सर, पहले ये चीजें एक्सपोज नहीं मीडिया थी। तो आखिरी सीढ़ी है ना, जो सीढ़ी का पहला स्टेप है इखलाकी तरबियत का, वो क्या है? वो आपका खानदान, घर की चारदीवारी, और उसमें एक डोमिनेंट फिगर है आपकी वालदा। सर, ये बात बहुत से लोगों को शायद चुभेगी भी कि हमने जिस औरत को अल्लाह ताला ने परवरिश और बच्चे की जिम्मेदारी, इखलाक की जिम्मेदारी, तरबियत का टास्क दिया, हमने उसको इतना ओवरबर्डन कर दिया है कि उसका ध्यान जाता ही नहीं है परवरिश की तरफ। अच्छा, लेकिन सॉरी टू से, जी औरत की अपनी भी तो ख्वाहिश थी कि उसको आजादी दी जाए, सर, और औरत उसका जी। हमने ये नाजायज फायदा उठाया है कि हमने उसको घर की चारदीवारी से निकाल के उसके ऊपर तकरीबन उतनी ही मुआशी जिम्मेदारियां डाल दी हैं जितनी कि मर्द पे हैं। तो अब बताएं कि वो तरबियत के लिए अवेलेबल कहाँ है? सर, आजादी, औरत की आजादी इज ए डिफरेंट डिबेट। हम बात, अगर दौरे नबूवत भी आप देखें, औरतें कारोबार भी करती थी, आजाद भी थी, अपने फैसले भी लेती थी, अपनी औलाद को वक्त भी देती थी, और तमाम मुआशी और जिम्मेदारी, मुआशरती जिम्मेदारी मौश में आजाद थी बिल्कुल। हम एक ऐसे सेटअप में रहे हैं जहां पे सिस्टम कंबाइन थे, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम थी, सही। जिसमें औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ शौहर बच्चों तक महदूद नहीं थी। उसको एक रोल बताया जाता था, अगर तो सब तुमसे राजी हैं तो तुम अच्छी हो, अगर तुमसे सब नहीं राजी तो तुम्हें इस कैटेगरी में तुम फॉल नहीं करती। तो प्लीजिंग के चक्कर में जो उसकी, मैं बहुत सी ऐसी खवातीन को जानती हूँ जिनका प्लीजिंग के चक्कर में अपनी औलाद की परवरिश से फोकस हट जाता है। अभी भी ऐसे बहुत से घराने हैं। सो ये चीज हमें समझनी चाहिए, दौर बदल गया है। फैमिली यूनिट बनाया इसलिए जाता है, दो लोगों को मिलाया इसलिए जाता है कि अब इनके मिलने से जो खानदान का दायरा बनेगा और जो औलाद वजूद में आएगी उसकी तरबियत की, इखलाकी जिम्मेदारी अब इन दोनों पे आयद होती है। ठीक है, तो एक तो ये फैक्टर लैग करता है कि जब हम घर में कोई खातून लाते हैं, हम ये सोचते ही नहीं कि इसकी जिम्मेदारी है अब अगली नस्ल की परवरिश। हम कहते हैं इसकी जिम्मेदारी है पहले हमें खुश करें, ठीक है, ये हमें देखें, ये हमें अटेंड करें। वो आपको अटेंड करने नहीं आई। खुदारा दौर बदल गया है, उसको स्पेस दें, उसको तरबियत करने दें अपनी औलाद की, मजहबी, इखलाकी। अच्छा, हमारा उसके बाद आती है सर, हमारा रिलीजन भी हमारी ये रहनुमाई करता है कि आप अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छी माँ तलाश करें। मीन्स कि अगर आज आप एक लड़की ढूंढ रहे हैं तो बेसिकली तो फ्यूचर मदर है, तो आपको उसी पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे आप अपनी फैमिली को डेवलप करना चाहते हैं, जी एग्जैक्टली, उसी के मुताबिक आपको खातून भी चाहिए। आप सोच लेना, पहले फैसला कर लें कि आपको अच्छी माँ चाहिए या आपको वो लड़की चाहिए जो पर्सनली आपको प्लीज करे और अटेंड करे। इसका कतई ये मकसद नहीं कि आप बड़ों को रिस्पेक्ट ना दें या उनको ओन ना करें। इसका मतलब है आप प्रायोरिटी, अपनी तरजीहात तय कर लें कि वो जो खातून आ रही हैं वो अपना एक निजाम बनाने आ रही हैं। ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बच्चे हैं जो दुनिया में आएंगे, उनकी अच्छी तरबियत होगी तो अच्छा मुआशरा वजूद में आएगा। सर, इस डिबेट के बाद अब हम आते हैं यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स की तरफ। सर, जब से इसके एजुकेशन के साथ बिजनेस का कॉन्सेप्ट अटैच हुआ है और मीडिया के साथ बिजनेस का कॉन्सेप्ट, कारोबार, अर्निंग, मनी मेकिंग अटैच हुई है, तब से इसका जो असल मकसद है ना वो इंतकाल कर गया। तो उस पे ना लिल्लाह पढ़ लीजिए, और पढ़ लेनी चाहिए क्योंकि ये हकीकत है। सो हम एक ऐसा सर्कुलम जो है वो मटेरियलिस्टिक हो चुका है, मटेरियलिस्टिक भी सर, और मैं ऑब्जेक्टिव था एजुकेशन का, उसका जो पर्पस था वो हमने छोड़ दिया, और वो चूंकि अब कमर्शियलिज्म से अटैच है। सेम लाइक मीडिया था, मीडिया को कौम को गाइड करना था, उसकी तरबियत करनी थी, उसकी रहनुमाई करके जो कौम थी उसकी एक डायरेक्शन सेट करनी थी, डायरेक्शन सेट कर, ठीक है। तो मीडिया भी जाहिर है वो पैसे कमाने के चक्कर में वो फिर उसी तरह के प्रोग्राम्स भी कर रहा है कि जिससे उनके इन्वेस्टर्स जो वो राजी हो सके। जी सर, मैं थोड़ा सा आपको कट कर रही हूँ सर। मैं जैसे इस पेशे से वाबस्ता हूँ, तो हम 75 साल बाद भी एक बेहतरीन प्रोग्रेसिव साबित तालीम जो आपको भी फैसिलिटेट करे, मुझे भी वो डेवलप करने में अभी तक नाकाम है। हमारी प्रायोरिटी ये नहीं। अगर आपकी तरजीह एजुकेशन बन जाए तो आपके मुल्क के अंदर बड़ी जबरदस्त तब्दीली आ सकती है। माहिदा, आप कुछ रोशनी डालें जो इन्होंने बात की मीडिया के रोल के हवाले से। एजुकेशन जाहिर है वो एजुकेशनिस्ट हैं तो वो उस पर बात करेंगी, लेकिन आप बताइए कि मीडिया का जो रोल है वो हमारी सोसाइटी में जो इस वक्त इंटॉलरेंस है, नेगेटिविटी है और एक हिजान बरपा है, और जो हमारे रवैये हैं वो बिल्कुल इंतशार का शिकार हैं और हम किसी कंट्रोल में नहीं आ पा रहे।
तो इसमें बताएं कि आने के मीडिया लिए तैयार क्या नहीं। रोल प्ले कर रहा है? अच्छा, एक तो हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जब तक पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल नहीं होगी, हमारी इकोनॉमी स्टेबल नहीं होगी, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसके ऊपर बेस्ड करती हैं वो मजबूर हो जाएंगी। पॉलिटिकल पोलराइजेशन इट इज अवेलेबल, आप भी देख रहे हैं, मरीम भी देख रही है, मैं भी देख रही हूँ। जहां तक बात है कि मीडिया किस तरीके से मुआशरे के किरदार, मतलब जो हमारे मुआशरे में इंसान मौजूद है, इंसानी जो वजूद है, उनकी किरदार किस तरीके से, वो उसको किस तरीके से फॉर्म करी है, क्या यूनिफॉर्मिटी आ गई है। एक तो उसका सबसे नेगेटिव जो आजकल हम सबको देखने को आ रहा है, हमारे अंदर इंटॉलरेंस, हम एक दूसरे के ओपिनियन के ऊपर कभी भी जो है वो सुनेंगे नहीं। अगर आपने एक लाइन कह दी या आपने एक बात कह दी है, उसके ऊपर 10 बातें मैं सुना दूंगी या मैंने कह दी आप सुना देंगे। इस तरह का जो है वो आ गया, और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, नतीजा कुछ नहीं निकलता। और हम जो हमारे शोज हो रहे हैं, जो सॉरी टू से बीइंग फ्रॉम द पर्सन हु इज इन मीडिया और जिसने ये चीज देखती भी हूँ, दुख भी होता है, हम बहुत सी चीजों को अपने मफादात के ऊपर प्ले डाउन कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे मुआशरे की बातें होती हैं जो हम मीडिया पे नहीं लाते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द इंटरेस्ट, जो कि हमारी एडवर्टाइजमेंट हमें ज्यादा से आनी होती हैं। ये एक बहुत ज्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट है। और मसला ये है कि हमारी ऑडियंस को इस तरह के कंटेंट की आदत हो गई है कि जहां पे कोई लड़ाई हो रही होगी, जहां पे कोई ऐसी कन्वर्सेशन हो रही होगी, मैं अपनी आवाज को मतलब उसकी पिच ही ऊंची कर दूंगी ना, तो वो जो मेरा व्यूअर है ना, वो मेरा शो यूं करके ना देखेगा कि भाई इसकी आवाज क्या, बात क्या हो रही है यहाँ पे। अच्छा, बेसिकली हम अट्रैक्शन, उसको अट्रैक्ट करने के लिए, एग्जैक्टली। हाँ, क्योंकि हमारे मुआशरे में इस तरह इंटॉलरेंस की बात हो रही है ना, इंटॉलरेंस आ गई है और वो उसी चीज को वो देखते हैं। और फिर आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि हम ठीक है, एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे हक है सबका कि आप बाहर निकलें, अपने प्रोटेस्ट करें। उसमें भी कितनी ज्यादा जो है वो सो कॉल्ड एजुकेटेड, मैं उनको कहती हूँ, पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन फिर भी वो इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं कि मुल्क को नुकसान हो रहा होता है। कि हम बेसिकली तमाशबीन लोग हैं, हम तमाशा लगा के खुश होते हैं और तमाशा देख के फिर हम उसमें आप कह रहे हैं कि स्पाइसेस ऐड करके तो हम और भी ज्यादा खुश होते हैं। स्ट्रेसफुल कंडीशन जो है डेवलप करना और उस सिचुएशन को देखना पाकिस्तानी अवाम की आदत है। आप इसी बात से अंदाजा, जैसे एक्सीडेंट होता है, लोग उसकी मदद करने के बजाय उसको लूटने को जाते हैं। आप वहां से अंदाजा लगा लें। तो ये वाला जो एलिमेंट है, इसमें मीडिया जो है ना वो डगमगा रहा है। जब तक हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन बेहतर नहीं होगी, मैं हालात बेहतर होते हुए आपको, मुझे, मेरा ख्याल है किसी को भी नजर नहीं आ रहे हैं। और ये हमारा सबसे बड़ा जो है ना वो नेगेटिव फैक्टर है कि जब तक हमारी इकोनॉमी बेहतर नहीं होती है, और यही जो है ना हम यही जो हमारे मुआशरी जो हालात है ना, ये फिर बहुत सी दूसरी चीजों की तरफ हमारा ध्यान डालते हैं, जो कि एक मुआशरे के लिए बहुत खतरनाक साबित होते हैं। अच्छा मरीम, ये बताएं कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, फैमिली सिस्टम है, फिर हमारा माहौल और मुआशरा है, वो सब मिलके जो एक ऐसा इंसान डेवलप कर रहे हैं जिससे आज हमें सबका ये वास्ता पड़ रहा है, उसमें एक बहुत अहम जो चीज़ हमें देखने में मिलती है कि रवैयों के अलावा, अदम बर्दाश्त के अलावा हमारे जो मामलात हैं हम उसमें भी फेयर नहीं है। मसलन हम कमिटमेंट करेंगे, हम उसको फुलफिल नहीं करते, हम डेडलाइन देंगे, हम उसको पूरा नहीं करते, हम जो क्वालिटी कमिट करते हैं, ख़वातीन बहुत ज्यादा इससे यूज्ड टू होंगी कि आप ऑनलाइन शॉपिंग आप लोग ज्यादा करते हैं, तो जो प्रोडक्ट आप मंगवाते हैं क्या घरों पे वही पहुंचते हैं? तो ये बताइए कि ये मुआशरा सारा का सारा किस तरफ चल पड़े? सर, मैं इसको थोड़ा सा इनटॉलरेंस के साथ रिलेट करना चाहूंगी। देखें, ये आप हाथ अगर अपने देखें, मेरे देखें, इनके देखें, तो ये फिंगरप्रिंट्स मुख्तलिफ हैं, सूरतें हमारी मुख्तलिफ हैं। गो कि आपकी भी 2 आंखें हैं, मेरी भी 2, तो हमारे ओपिनियंस कैसे सेम हो गए? एक छत के नीचे जिन 3-4 बहन भाइयों ने परवरिश पाई होती है, उनकी शख्सियतें मुख्तलिफ होती हैं। हालांकि एक ही छत में, एक ही वसाइल, एक ही पेरेंट्स के सुपरविजन रहे हैं। तो ये बात तस्लीम करें पहले तो कि दूसरा शख्स मेरे से मुख्तलिफ है, जरूरी नहीं है वो हाँ में हाँ मिलाए। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया है कि आप अलग सोच रहे हैं, मैं अलग सोच रही हूँ, आप कहीं देख रहे हैं, मैं कहीं देख रही हूँ, इसको मैंने हजम करना है। हम बात करें इखलाकी अक़दार की। जी जी, देखें, रवैये एक तरफ रखें, जो हमारी इखलाकी अक़दार हैं उसमें देखें ना कुछ पैरामीटर्स तो है ना। अगर हमने आपस में मुआशरे में रहते हुए एक दूसरे से लेन देन करना है, एक दूसरे से मामलात करने हैं,
तो क्या वो झूठ की बुनियाद पर डेवलप होंगे, क्या वो धोखाधड़ी की बुनियाद पर डेवलप होंगे, क्या वो चीटिंग की बुनियाद पर डेवलप होंगे? सोसाइटी में हम आपस का जो लेन देन भी करेंगे, जो बिजनेस करेंगे, जो कारोबार करेंगे, जो इंडस्ट्री चलाएंगे, मार्केट्स डेवलप करेंगे, क्या वो सारी सोसाइटी हम फेक नॉर्म्स पे डेवलप करेंगे? सर मैं इसी तरफ ही आ रही थी। सोशल थ्योरीज आपकी और साइकोलॉजिकल थ्योरीज ये कहती हैं कि जहां इंसान रहेंगे झगड़ा क्रिएट होगा। आपका काम है उस झगड़े को मैनेज कैसे करना है। दो ऑप्शंस हैं, तहजीब और इखलाकियात से जता दें कि मुझे बात पसंद नहीं आई। नाज़रीन, यहाँ हम लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। मेरा नाम साद अकबर खान है, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ अली अकबर ग्रुप का। जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि आजकल का जो दौर है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन एक पावर है, और उसको इस्तेमाल करके आप अपने हालात भी बेहतर कर सकते हैं और अपने इर्द गिर्द के जितने मसाइल हैं या जो वसाइल का बेहतर इस्तेमाल है, एक बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। स्पेशल टीवी जो है एक नई एंट्री है इस फील्ड के अंदर, जिसका मकसद जो है वो लोगों तक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पहुंचाना, टाइम पर पहुंचाना और लोगों को अपने वसाइल का बेहतर जो इस्तेमाल है उसके तरीकेकार की तरफ लेकर जाना है। और मैं समझता हूं कि एक बड़ा गैप है इस मार्केट के अंदर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने का। सच्चाई जो है वो वेरिफिकेशन ऑफ न्यूज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है, लेकिन स्पेशल टीवी की एंट्री से इंशाल्लाह ये जो एक गैप क्रिएट हुआ है इसमें बेहतरी मिलेगी, और तमाम दोस्त जो इसको फॉलो करेंगे और जो इसको देखेंगे वो अपनी मालूमात में भी इजाफा करेंगे और अपने कारोबार को भी बेहतर तरीके से चलाने के काबिल होंगे। बहुत शुक्रिया। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। मीनारे पाकिस्तान 1940 की एक स्पेशल याद। 14 अगस्त आजादी का वो स्पेशल दिन। बलोचिस्तान कुदरती नजारों से मलबूस एक स्पेशल दास्तान। सिंध सकाफत की चाशनी में डूबी एक स्पेशल कहानी। पंजाब खूबसूरत वादियों में बिखरी एक स्पेशल तारीख। खैबर पख्तूनख्वा सर बुलंद पहाड़ों के बीच एक स्पेशल खित्ता। और कुछ नायाब और स्पेशल लोग, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सैयद अबुल आला मौदूदी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अब्दुल सत्तार ईधी, नेमतुल्लाह खान और इन जैसे हजारों लोग जिनसे बनता है एक स्पेशल पाकिस्तान। और अब इन सब को समेटते हुए आ रहा है स्पेशल टीवी, जिसमें होगा वो सब कुछ जो हमें बनाता है स्पेशल। स्पेशल टीवी, पाकिस्तान की सोच। वेलकम बैक। अच्छा मरियम, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि वो नॉर्म्स जिन पे हमारी मार्केट ने खड़े होने हैं, तिजारत है, हमारी इंडस्ट्री। नहीं सर, वहां तो शदीद फुकदान है इस इखलाकी इकदार का, क्योंकि वहां पे इकोनॉमिक में एक इस्तेलाह होती है प्रॉफिट मेकिंग। जहां पे आपका प्रॉफिट और रिस्क अटैच होता है वहां पे हम दरोगोई से दरेग नहीं करते। क्या सच बोल के मुनाफा नहीं कमाया जा सकता? उतना नहीं कमाया जा सकता सर। मुनाफा तो देखें, सच बोल के मैं जो कमाऊंगी ना वो दो चीजें हैं। एक है क्रेडिबिलिटी, यानी अगर 100 दुकानदार हैं तो मेरा वहां पे नाम होगा कि यहाँ से चीज अच्छी मिलती है और सच्ची मिलती है। और दूसरी चीज जो मैं कमाऊंगी वो है आखिरत। ठीक है, आखिरत में हमें दिलचस्पी नहीं रहेगी, फोकस नहीं है हमारा। ये अब आउट ऑफ हम सर, ये चीज हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस से निकल गई है कि इस दुनिया के बाद एक अदालत लगनी है। बहुत कम लोग आपको इसके ऊपर गुफ्तगू करते मिलेंगे। हम बन गए हैं शॉर्ट रिस्क टेकर्स। अभी फिलफूर क्या बोल दें, क्या फायदा हो जाए, क्या डिसीजन ले लें। शॉर्ट टेम्परनेस ने ये एक रवैये को जन्म दिया कि हम अपना दूर का फायदा नहीं देखते और करीब की चीज को ज्यादा फोकस करते हैं। तो सर अब देखें, अगर आप सोशल मीडिया पे होने वाली ट्रोलिंग, क्या जुबान उसके अंदर इस्तेमाल होती है,
क्या खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। जो शख्स मीडिया पे बैठ के किसी खातून को गाली दे या नाजेबा, वो हमारा हीरो है। जब आपके अखलाक का ये मयार हो जाए कि आपको हीरो और जीरो शख्स में फर्क ना पता लगे, और उसको सपोर्ट भी सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग करें। एग्जैक्टली आपको इजहार आजादी राय का फर्क समझ ना आए, आपको समझ ना आए कि सच्चाई की क्या वैल्यू है, ठीक है। तो आप किस तरह उस कौम से ये तवक्का करेंगे कि वो लेन देन के मामलात में झूठ ना बोले, वहां इखलाक दिखाए? वो कभी भी नहीं दिखाएगी। ये वो मार्केट प्लेस है जहां इखलाक आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप गिलास मैग्नीफाइंग मिरर लेके चले जाएं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, मैं ये बताएं कि मार्केट प्लेस में जो क्वालिटी है क्या वो डिलीवर हो रही है? अब हर किसी का बिजनेस करने का या कोई भी स्मॉल स्टार्टअप है, उसका अपना एक अंदाज होता है। कोई बहुत ज्यादा लॉयल होता है उसके साथ, और कोई बस उसको ना बस टेस्टिंग फेज में कर रहा होता है कि बस ठीक है चला गया, मुझे पैसे आ गए, बस दैट्स इट। कुछ लोग कमाते हैं, कस्टमर रिटेंशन होती है, और कुछ लोग सिर्फ अपने प्रॉफिट, जैसे भी मरीम ने बात की, जो प्रॉफिट की बात आ रही है तो फिर हम अंधे हो जाते हैं, फिर हमें कुछ नजर नहीं आता, हमें सिर्फ पैसे नजर आते हैं, और इसके ऊपर हम अपना ईमान, अपनी क्रेडिबिलिटी, उसके ऊपर हम अपना नाम, अपनी जो हमारा बैकग्राउंड होता है, हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और हम उस हर चीज को खाक में मिला देते हैं। उसमें फिर हम जो है ना वो किसी और सेकंड थॉट हमारे माइंड में नहीं आती है जब पैसे की बात आ जाए। मैं आपकी बात थोड़ी सी कट कर रही हूँ मुस्माइदा, अभी भी सर बहुत तबका ऐसा है जो अपने पैर पे खड़ा हो जाता है, स्टैंड ले जाते हैं अपने इखलाकी ग्राउंड्स पे, अपने इखलाकी मेयार पे, लेकिन वो 10% है। अब उस 10% की प्रेजेंस से आप ये तवक्का नहीं कर सकते कि सोसाइटी में बड़ा कोई मुस्बित चेंज आएगा। सोसाइटी में वो फोर्स डोमिनेंट होती है जो ज्यादातर हो, और ज्यादातर तबका। हम अमूमी रवैये ही को डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जो मैंने मरियम जब बात की ना उन्होंने कि जो प्रोडक्ट वाली, मैंने जो चीजें फेस की हैं उसमें बहुत 10% हुआ हुआ कि कभी कुछ गलत आ गया हो, 90% आई गॉट व्हाट आई ऑर्डर्ड। ये पॉजिटिव, हाँ, जहाँ पे जो चीज पॉजिटिव है उसको ऑब्वियसली आप पॉजिटिव ही उसको दिखाना चाहिए, और पॉजिटिव बातें, चीजें सुनकर आपका, मेरा, हम सबका जो मरहल है वो तो एक ऊपर हो गई। ऊपर से हम खुद जो है एक जो कन्वर्सेशन है उससे कोई पॉजिटिव चीज भी तो हमारे निकले ना। अब हमने हर चीज नेगेटिव, और हमारे फिर वो फेसेस के ऊपर आया होना शुरू हो जाएगा कि हम नेगेटिव बात ही कर रहे हैं। लेकिन जो जहाँ पे है वहां पे मैं जो मेरा ख्याल है उस चीज को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है ऑनलाइन वाले में, लेकिन बहुत कम जो मैंने फेस किया, अगर मैं अपनी बात करूं। और कस्टमर रिटेंशन की जहाँ पे बात आ जाती है, तो आजकल जो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो लोग बिजनेस रन कर रहे हैं वो कस्टमर रिटेंशन के ऊपर फोकस देते हैं, बिकॉज आजकल लोगों को पता है कि मार्केटिंग कैसे करनी है, उनको पता है कि हमने पीआर कैसे करनी है, हमने अगर लॉन्ग टर्म चलना है तो हमने किस तरीके से चलना है, अगर हम इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इस इन्वेस्टमेंट से हमने किस तरीके से कमाना है। अगर हम इसके दूसरे इसके ऊपर जो टेक्टिक्स हम यूज करेंगे तो ना तो उससे उनको फायदा होगा, ना उनका बिजनेस जो वो लॉन्ग रन में रहेगा। वैसे इकोनॉमिक हालात हमारे, आप समझेंगे मैं इकोनॉमिक बात को ले आती बीच में, लेकिन ऑब्वियसली दिस इज अ मेन कंसर्न ऑफ आवर कंट्री। जो भी एक आप हाउस होल्ड की बात कर लेंगे या आप अपने घर भी जाएंगे तो अपने घर वाले कहेंगे कि आज ये चीज महंगी हो गई है, मैं जो मुझे भी सुनने को मिलेगा, आपको भी सुनने को मिलेगा। मैंने तो अब चीजों के रेट्स पूछने बंद कर दिए, क्योंकि आप जितनी दफा जाते हैं हर दफा रेट चेंज हो जाते हैं और वो शौक लगता है ना, तो अब तो पूछने का फायदा भी नहीं। मतलब एक चीज का रेट अगर हर 3 दिन बाद भी बढ़ रहा है, और इस मौसम में चूंकि चेक एंड बैलेंस है ही कोई नहीं, तो आप हर दफा परचेज करने जाएंगे और हर दफा रेट पूछेंगे तो अपसेट होकर आप करेंगे क्या? बेसिकली तो आपकी जरूरत है, आपने तो लेनी। लेकिन बहुत से लोग हैं उनको इस चीज का बहुत ज्यादा जो है वो मेंटली क्या वो फिजिकली इस चीज से बहुत ज्यादा जो है ना बुरे तरीके से गुजर रहे हैं। हमारा जो जिस क्लास से हम लोग बिलोंग करते हैं, हमें पता है कि हमें तो नाश्ता मिल जाएगा, दोपहर खाना मिल जाएगा, रात वाला भी खाना मिल जाएगा। लेकिन ऐसी क्लासेस हैं जो उनको पता ही नहीं है कि घर में सुबह नाश्ता किया तो दोपहर को खाना हमने कहाँ से लेकर आना है। तो फिर ऐसे चीजों के अंदर फिर वो दूसरे रास्ते जो हैं वो अपनाते हैं, या तो फिर उसके ऊपर अपने बच्चों को काम पे लगा देते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं कि जो वो खुदकुशी कर लेते हैं, एग्जैक्टली शॉर्टकट्स अपनाते हैं। इसके जब हम पहले थोड़ा चले जाए, थोड़ा अरसा पहले, तो तब हमसायों या पड़ोसियों के हकूक़ पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था। जब कोई घर में नई चीज पकती है तो किसी दूसरे पड़ोसी को देनी चाहिए। एक ये होता था कि सीजनली शेयर कर लेते थे, घर पे कोई मेहमान आता था, खाने में कुछ नहीं होता था तो साथ वालों से कहते थे कि कुछ एक्स्ट्रा पड़ गया था हमें दे दे। ये होता था। अब वो वाला नहीं, अब ये पता भी नहीं होता कि आपके नेबरहुड में कौन रहता है। तो हम इतना एक दूसरे से ला ताल्लुक या इतना
हमने सिर्फ जो अपना कंसर्न है ना अपनी जात तक महदूद कर दिया। और मेरा ख्याल है इस चीज से हमें जरा बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी मैं के अंदर से, और अपनी सोसाइटी में देखना पड़ेगा क्या चीज हो रही जो गलत हो रहा है, उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। नहीं, ये बताएं कि हमारा जो ओवरऑल सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर है वो डेवलप हो गया इंटॉलरेंस पे, तो हम क्या ऐसा करें कि जिसके नतीजे में बाहमी रवैयों के अंदर एक बर्दाश्त पैदा हो और हमारे जो असल कंसर्न्स हैं, असल इश्यूज हैं जिनकी वजह से हम सारी सोसाइटी एक अजियत में, तो हम मिलकर उन मसाइल के बारे में सोचना शुरू करें, कुछ कि हम इन छोटी छोटी बातों में फंसे रहें और हमें कोई डायरेक्शन ही ना मिले कि हमने किधर से निकल के तरक्की का रास्ता तय करना है या हमने एक पॉजिटिव सोसाइटी जो है वो हमने डेवलप करनी है। सर तरक्की का रास्ता तो नजर तब आएगा ना जब आंखों से जरा ये खोपे उतरेंगे हमारे। मैं थोड़ा सा सख्त अल्फाज इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि अभी जो हम हालात देखते हैं ना सर, ये रहने के काबिल नहीं रहेंगे अगर आप इसी तरह चलेंगे तो। रहना तो इधर ही है ना, रहना आपने इधर ही है और आपने यही 25 करोड़ लोग ये मुल्क छोड़ के सारे के सारे तो नहीं जा सकते। बिल्कुल सर, हर एक के पास इतने वसाइल भी नहीं होते। ये वसाइल होंगी तो देखे ना, अगर 1% ने आपका सब कुछ अपने हाथ में किया हुआ है तो वो 1% से छीनना ज्यादा जरूरी, उस सिस्टम को बदलना ज्यादा जरूरी है, या 99% लोग सोचें कि नहीं हमने 1% के हाथों यरमगाल बने रहना है और हमने ये मुल्क छोड़ के चले जाना। कितने लोग मुल्क छोड़ जाएंगे? लेकिन वो जो 1% है वो भी तभी ठीक होगा ना जब हमारा सिस्टम ठीक हो जाएगा, और जब सिस्टम ठीक होगा तो मेरा ख्याल है हमारा जमहूरियत को चलाना है तो हमारे अंदर से, आप में से, हम जैसे लोगों में से उठ के वो जो 1% है ना, अगर वो लौट चली जाएगी ना, ये मुल्क सुधर जाएगा। या आप और वो ऑब्वियसली वो जनरेशनल एक उन्होंने बना लिया हुआ है और वो उसी के अंदर, और हम भी पता नहीं क्या हमारे से पहले हमारे नाना पता नहीं कौन कौन इनको देख चुके होंगे और हम भी उन्हीं को ही देख रहे हैं और वही हालात है। बेहतर होने की वजह सब कुछ जो है वो नीचे डिक्लाइन में जा रहा है, कुछ भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हमें नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत ही ज्यादा जो है ना, हम एक तो सोसाइटल प्रेशर, एक अजीब सा जो एक वो फिजा आप कह लें, एक फिजा ऐसी बन गई हुई है कि सबकी जो पॉजिटिव पर्सनालिटीज है ना वो भी मध्यम हो गई है जो हालात है। जाहिर है जो बोलता है तो आप उसका असर ही वो करते हैं कि वो बेचारा इज्जत के डर से खामोश हो जाता है, क्यों गालियां खाने का किसी को शौक नहीं। लेकिन जाहिर है हमने इसमें से कोई वे आउट तो निकालना है। हाँ जी, क्या हम सरेंडर कर जाएं कि जो नेगेटिविटी है, जो बुराई है वो चूंकि एग्रेशन में है तो शरीफ लोग जो हैं इसका मतलब वो बैकआउट कर जाएं और वो खामोश होकर घरों में बैठ जाएं, क्या ये होना चाहिए? नहीं सर, सोसाइटी अगर आप शरीफ पीछे हो जाए, बदमाशी वाले, तो सोसाइटी नहीं की जा सकती। इसमें जब हम इसको बदलने की बात करते हैं, हर शख्स ये जरूरत महसूस कर रहा है कि सफोकेटेड हो गई है सोसाइटी, आपको इसमें खिड़की खोली जाए, कोई रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट निकाला जाए, तो सर कोई एक फैक्टर पर आप नहीं पकड़ेंगे। फिर जब आप तब्दीली की बात करते हैं तो एक लंबी फहरिस्त है, ये आपने डिसाइड करना है मैंने पहले कौन सी चीज को हिट करना है, लेकिन जो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। तब्दीली का सफर तो अपनी जात से शुरू होगा, क्या ख्याल है? जी सर, मैं उसी तरफ आ रही थी। इंडिविजुअल आप पहले अपनी एक जो है एवेल्युएशन करें कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, और वो आपको अच्छे तरीके से पता है, मुझे अच्छे तरीके से पता है, मरीम को अच्छे तरीके से पता है। यानी सभी लोग शाउटिंग कर रहे हैं तो मैं अपने लिए डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे शाउट नहीं करना चाहिए। अगर सभी लोग गालियां निकाल रहे हैं तो मुझे अपने लिए डिसाइड करना है कि यार कम से कम मैं तो चुप कर जाऊं। सर आपने ये भी डिसाइड करना है कि मैंने किसी के हाथों इस्तेमाल नहीं होना, चाहे वो मेरे सुपरवाइजर हैं, बॉस हैं, चाहे वो मेरे मुल्क का लीडर है, ठीक है, मैं उसको परखूंगा क्वालिटी के मेयार पे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इसने तालीम कितनी दी है, मेरे लिए इसने कितना सोचा है। लीडर वालिद का रोल प्ले करता है कि ये सब मेरी औलाद की तरह है, इनकी तालीम, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान मेरी फिक्र है। सैलाब अगले साल आता है, हर साल आएगा, मैंने बंद कैसे बांधना है, ये लोगों की जाने जाएंगी, मैं जवाब दूं, अवाम के सामने भी, अल्लाह के सामने भी। तो आप मेरे लिए इसने पेन कितनी ली है, मेरी तालीम के लिए, मेरी सेहत के लिए, मेरे रोजगार के लिए इसने कितना सोचा है, मेरे लिए सोचा है या कुर्सी के लिए सोचा है। जो सर आज हम हालात देखते हैं ये इस बात का सबूत है कि यहाँ पे जितने लोगों ने हुक्मरानी की है, मेरा आपका नहीं सोचा, वो सिर्फ एक कुर्सी की भूख होती है, वो एक हंगर ऑफ पावर थी जो जिसको उन्होंने फुलफिल किया। अगर सोचा होता तो सर ये निजाम बदल ना गया होता। अच्छा मायदा, आपने जैसे हम रो ना रहे होते। अच्छा मायदा, जैसे हमने कहा कि जो हमारे जैसे लोग हैं जब तक वो सिस्टम को चलाने के लिए वो खुद आगे बढ़ के सामने नहीं आएंगे
और सिस्टम हमारे ही जैसे लोगों के हाथ में नहीं आएगा, तब तक चेंज की कोई उम्मीद नहीं है। तो अब बताएं कि उसकी तरफ सफर कैसे शुरू किया जाए। हमारे यहाँ पे कोई भी एक छोटी सीट से मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कि MNAs MPs की सीट्स उनको टिकट्स मिलती हैं, वो होते हैं, मतलब उनको जीत भी जाते हैं। अगली दफा उनकी जगह कोई और उम्मीदवार जो है वो चेंज कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक साफ और शफाफ बंदा था, वो काम कर रहा था। हमारे जो हमारा सिस्टम है, जो ऐसा बंदा होता है वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता है। ठीक है। और जहां तक बात है कि हम लोग किस तरीके से आए आगे, हमारे पास सोशल मीडिया, अब हम उसके ऊपर क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, एक कैंपेन से ला सकते हैं। हमारी आवाम क्या इस चीज की उसको अवेयरनेस नहीं है, उसको इस चीज की अवेयरनेस है। यानी मुआशरे के जो अच्छे लोग हैं वो मिलकर अपने अंदर ये करेज पैदा करें कि वो दूसरों को आवाज दें और सब मिलकर एक ऐसी सोसाइटी डेवलप करने की कोशिश करें, और लेकिन इसके बाद हमारे आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज हो सके। ऐसे ही है। नहीं, हौसला तो चाहिए ऑब्वियसली, मतलब जिसमें ये जुर्रत होगी वो इस दौर में वही आवाज लगा सकेगा, अदरवाइज तो नहीं। आप ये समझ लें, इख्तिलाफ राय होता है जहां इंसान रहते हैं, आपने रिएक्शन कैसे देना है। ठीक है, आपकी जात पे कोई हमला है, आपकी फैमिली या आपके लीडर पे कोई हमला है, आपका रिएक्शन मैटर करता है। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो तालीम तहजीब साइड पे रखें, आ जाए उस लेवल के ऊपर जिसके लिए आपको इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, वैसे जिसके अंदर आपके लिए नफरत डाली जिनके लिए लड़ते मरते हैं आपस में जी, वो तो आने वाले कल में पार्टियां बदल के दूसरे फरीक के साथ जा मिलते हैं और वो नई पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो हम फिर किसके लिए लड़ रहे होते हैं? देखिए, आप अपना नहीं सोच रहे तो पावर में बैठा शख्स आपका क्यों सोचेगा। आप सोचे ना कि मैंने किसी के लिए अपना इखलाकी मेयार नहीं गिराना, मेरी तरबियत पे क्वेश्चन मार्क आएगा। लिमिट्स से आगे बढ़ के आप यही अगर हम कुछ साल पहले चले जाएं तो अगर नून लीग PTI ये डिफरेंट पार्टीज के लोग ड्राइंग रूम डिस्कशन हो रही होती थी तो वो एक दूसरे की जो भी ओपिनियंस होती थी उनको सुनते थे और उसके ऊपर वो रिएक्ट करते थे बहुत ही एक आप कह लें कि एक पॉजिटिव वे में, या अगर नहीं भी बात पसंद आती थी तो वो कहता हमें ये बात पसंद नहीं आई है। लेकिन अब आप बैठेंगे तो आपके सर में दर्द शुरू हो जाएगा, वहाँ पे शोर शुरू हो जाता है कि भाई उसने मेरे इस लीडर को ये क्यों कह दिया, उसने ये क्यों कह दिया, ऐसे क्यों कह दिया। इन लोगों ने अपनी PR के लिए और वोटिंग अपनी तरफ करने के लिए बेड़ा गर्क अवाम की जुबान का कर दी है, यकीन करें। अच्छा, ये बताएं कि हम जहां तक पहुंच गए, जिस नहज पे हैं, तो इसमें बताएं कि हम अपनी आने वाली जनरेशन को क्या देकर जाएंगे अगर ये सब कुछ ऐसे चलता रहा। अगर इसका सवाल मुझे, आपको और मरियम को मिल जाए और जो हमारे देखने वाले अगर उनको मिल जाए ना, तो इसका हल जो है ना, मेरा ख्याल है मुल्क जो अगले महीने ही ठीक हो जाए, यानी पॉजिटिविटी की तरफ सफर स्टार्ट हो जाएगा। जवाब हमारे पास है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन करने वाली एक बॉडी चाहिए। एग्जैक्टली कोई ऐसा चाहिए जो आगे आए। वही अभी हमने बात की कि कम्युनिटी बिल्ड की जाए, उस कम्युनिटी के थ्रू हम अपने हर बंदा अपनी रिसर्च करे कि इसमें ये बेहतर हो सकता है, एक उसको बिल्डअप किया जाए तो हम इस जो हमारी सोसाइटी है उसको बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद हम अपने ऊपर वाले, पहले तो ऑब्वियसली हमने ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करना है ना। अगर हम उधर ही अगर हम फेल हो जाएंगे तो फिर ऑब्वियसली अपर लेवल पे तो हम काम कर ही नहीं सकते। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नाज़रीन, हमने आज ये डिस्कस किया कि मुआशरे के अंदर जो एक हिजान बरपा है, जो तजाद है, जो हमारे रवैयों के अंदर एक इंतशार की और हिजान की सी कैफियत है और अदम बर्दाश्त हम पे गालिब है, उसका हमारे मुआशरे पर क्या मनफी असर पड़ा और मुआशरा किस नहज तक आन पहुंचा है और उसमें हमारे लिए मस्बत सिमत में सफर करने की राह क्या है। हमने आज के इस प्रोग्राम में जो डिस्कशन की उसका हासिल ये है कि सोसाइटी के सभी अच्छे लोग मिलकर अगर एक मस्बत मुआशरे के क़याम के लिए अपने सफर का आगाज करेंगे तो बहुत उम्मीद है कि ये कौम जो है वो बहुत जल्द एक मस्बत मुआशरे की तश्कील की तरफ पहला कदम उठाने में कामयाब हो जाएगी। मसला असल ये है कि कौन लोग हैं जो मुआशरे के अंदर इस आवाज़ को बुलंद करें। उसके लिए सबसे पहली ज़रूरत है कि हम अपनी अना के खौल से बाहर आएं और हम अपनी सोच जो है उसको मस्बत करें। अगर हम एहसास ज़िम्मेदारी के साथ इस कौम को एक अच्छा रास्ता दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे तो आने वाली नस्लें हमारे बारे में वही कुछ कहेंगी जो आज हम अपने से पहली नस्ल के बारे में कहते हैं कि हमारे बड़ों ने
इस सारे सिस्टम को बर्दाश्त किया, जिसके नतीजे में आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे मेहमानों की जो गुफ्तगू है वो पसंद आई होगी। हमें इस प्रोग्राम को बेहतर करने में आपकी आरा हमेशा से हमारे लिए फ़ायदेमंद रही है। अपने मेज़बान मोहम्मद मौविया को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।